विश्वगुरु, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यह शब्द कुछ लोगों को याद दिलाता है भारत के ग्लोरियस पास्ट की, इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी की और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, वेलफेयर ऑफ एवरीवन नोशन की। दूसरी ओर यह शब्द कुछ लोगों के लिए राइटिस्ट हिंदू सोसाइटी की कपोल कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं। क्या वास्तविकता है विश्वगुरु की? कैसा रहा है भारत का विश्व प्रभुत्व का काल? बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं शिवा और चलते हैं भारत की विश्वगुरु की इस यात्रा पर। विश्वगुरु बनने से आशय है कि भारत एक बार फिर से नॉलेज, इन्वेंशन, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का हब बने। भारत की ग्लोबल टीचर की जो पूर्व संज्ञा थी वह पुनः स्थापित हो और भारत विश्व कल्याण की अपनी उस हजारों वर्षों पुरानी धारणा पर कार्य करें। पहले मैं भारत के ओल्ड एजुकेशन सिस्टम के बारे में बतलाता हूँ। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जहाँ पर भारत ही नहीं फॉरेन स्टूडेंट्स भी पढ़ने आया करते थे। और तक्षशिला विश्वविद्यालय के एलुमनी लिस्ट बता देता हूँ। यहाँ पर चाणक्य, चरक, जातका और पाणिनि जैसे अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स धुरंधर पढ़े हैं। पर इस यूनिवर्सिटी की बात करने से पहले मैं आपको बेसिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। बच्चों को विद्यारंभ संस्कार के बाद गुरुकुल में भेजा जाता था, जो भीड़ भाड़ से दूर नेचर के पास होते थे। फीमेल्स के लिए अलग गुरुकुल थे और उनकी जो शिक्षिकाएं थी वो भी महिलाएं ही होती थी। जो गुरुकुल नहीं जाना चाहते थे उनके लिए उनके गांव या नगर के पास में मंदिरों से एसोसिएटेड गुरुकुल हुआ करते थे, जिनमें बच्चों को न सिर्फ संस्कृत बल्कि गणित, विज्ञान और दर्शन तथा युद्ध जैसे विषय पढ़ाए जाते थे, जिसमें डिबेट और प्रैक्टिकल यूज पर विशेष जोर दिया जाता था। यहाँ से अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करके स्टूडेंट विद्यालय में पहुँचते थे, जहाँ पर उन्हें वेदास, फिलॉसफी, मार्शल आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, साइंस, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट उनके सिलेक्शन और इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाए जाते थे। Love of learning was really a big part of their life, and when we are talking about love of learning, तो मैं बताऊं कि उस समय में बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो लर्निंग को अपना लाइफ गोल बना लेते थे। They had nothing to do, शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करने, just learning and exploring। अपना जीवन जीने भर के लिए वो भिक्षा मांगा करते थे। So there was a passion to reveal the mysteries of this universe, you know। विश्वविद्यालय को चलाने के लिए खर्चा लोग स्वयं उठाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, नालंदा यूनिवर्सिटी को चलाने का खर्चा 600 गांव से अनाज इत्यादि और धन इत्यादि कलेक्ट करके संभाला जाता था। इन एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए टेस्ट देना पड़ता था और नालंदा विश्वविद्यालय में 100 में से सिर्फ 20 विद्यालयों का चयन होता था। और जब इतनी घनघोर प्रतिस्पर्धा चल रही हो तो काफ़ी चांसेस हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए कोचिंग इत्यादि भी दी जाती हो, जैसे आज के समय में IITs या MBBS के लिए दी जाती है। वेनजांग ने अपने अकाउंट्स में लिखा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एक समय में 8500 स्टूडेंट्स एंड 1500 टीचर्स रहा करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के इसी क्रेज की वजह से उसके आसपास और यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई, जिनमें विक्रमशिला बाद में नालंदा का बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया। उज्जैन यूनिवर्सिटी उस टाइम पे टेक्नोलॉजी में लीड किया करती थी, जहाँ पर एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य वहाँ के बड़े नामों में एक हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रांजिशन ऑफ नॉलेज कि किस तरीके से इंडिया से नॉलेज और जगहों जगहों पर गए। तो बात हो रही है विक्रमशिला की, तो ये सेम पीरियड है जिस टाइम में गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम कहा जाता है, जब भारतीय नॉलेज अरब ट्रेडर्स के थ्रू अरब में पहुंचा, जिसने वहां पर विज्ञान, गणित, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी जैसे विषयों को एक नया लेवल दिया। अब बाद में वही इंडियन नॉलेज स्पेन और इटालियन इन्वेडर्स के थ्रू यूरोप में पहुंचा। दैट प्लेड अ वेरी बिग रोल इन यूरोपियन रेनेसांस। बट उस समय भारत में क्या हो रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। टर्की, स्पेन और मिडिल ईस्ट से चले फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम इन्वेडर्स ने लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, कोराडोबा एंड पर्सिया की
सभी लाइब्रेरीज को नष्ट करते हुए भारत में अपने कदम रख दिए। भारत के भोले भाले लोगों को कोई अनुमान भी नहीं था कि क्या होने वाला है, और जब तक समझ में आया संभवतः बहुत देर हो चुकी थी। नालंदा, विक्रमशिला, उदांतपुरी जैसे विश्वविद्यालय और उनका हजारों वर्षों का ज्ञान धुआं और खाक हो चुका था। और उसके बाद के कुछ वर्षों में जगद्दला, वल्लभी, कश्मीर और सोमपुरा के विश्वविद्यालय भी इन विवेकहीन पशुओं की बलि चढ़ गए थे। लानत है उस सनक को जो इल्म की इज्जत ना कर पाए। और कमाल की बात यह है कि सांकेतिक रूप से भारत के सूर्य का अस्त यूरोप के सूर्य का उदय काल था। आप जाकर देखें तो नालंदा और विक्रमशिला के विध्वंस का और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उदय का समय बिल्कुल आसपास ही था। भारत में अब आ चुका था ममलूक वंश, मुस्लिम रूल। खैर, अब भारत में गणित विज्ञान से ज्यादा पोइट्री, कुरान और जन्नत पे जोर दिया जाता था। संस्कृत की जगह पर अरबिक और पर्शियन पढ़ाई जाती थी। दूसरी आस्था में विश्वास करने वालों से जजिया लिया जाता था। एजुकेशन के इस्लामिक सेंटर स्थापित किए जा रहे थे, पर इसमें 10th सेंचुरी के गोल्डन इस्लामिक पीरियड वाली कोई बात नहीं थी। हालांकि मैं आपके सामने सिर्फ एक पक्ष नहीं रखूंगा। अकबर के समय में स्थिति कुछ बदली और अकबर ने भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए कुछ सॉफ्ट स्टैंड लिया, पर अकबर के पड़पोते औरंगजेब के शासन में सब कुछ पहले से बदतर ही हो गया। हिंदुओं को शिक्षा से वंचित किया गया, उनका कन्वर्जन किया गया और काउंटलेस एट्रोसिटीज स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। इसी के बीच में 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आया और उसने ट्रेडिंग के लिए इजाज़त मांगी। फिरंगियों को टुकड़े में बटे भारत को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी और उन्होंने धीरे धीरे अपनी शिल्ड पॉलिटिक्स, ट्रेडिंग पॉलिसीज एंड अपनी साइंस एंड टेक एंड वेपनरी में लीड की वजह से विश्व के सबसे रिच कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लिया। और सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम रूलर्स वर्ल्ड की सबसे रिच कंट्री होने के बाद भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से अनअफेक्टेड रह गए। इसमें एक एक्सेप्शन है टीपू सुल्तान, जिन्होंने मैसूर में साइंटिफिक एंड एडवांसमेंट को प्रमोट किया। खुद वार्स में वो एडवांस वेपन्स का यूज किया करते थे। हालांकि वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए, बट इट वाज हिज एफर्ट्स कि आज बेंगलोर भारत की टेक कैपिटल है, जो कभी मैसूर एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। ये भारतीय शासकों की वैश्विक परिधि से अनजान होना ही था, जिसने बाद में भारत को यूरोपियन फैक्ट्रीज का रॉ मटेरियल प्रोवाइडर एंड फिनिश प्रोडक्ट मार्केट बना के रख दिया। भारत में ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सबसे अधिक शोषण ब्रिटिश रूल एंड एजुकेशन। ब्रिटिश रूल, उनके अत्याचार, उनकी ग्रीडी कैपिटलिस्ट लूट, इनके बारे में बात करेंगे किसी और एपिसोड में, किसी और वीडियो में। बट अभी बात करते हैं हाउ ब्रिटिशर्स अफेक्टेड भारतीय एजुकेशन सिस्टम। इनिशियली ब्रिटिश भारत को लूटने में और राजाओं को हराने में बिजी थे, बट उन्हें बाद में जरूरत महसूस हुई ऐसे लोगों की जो उनके लिए कुछ काम आसान कर सकें। वैदिक या एंशिएंट भारतीय एजुकेशन सिस्टम का बहुत कुछ बचा भी नहीं था, पर गांव में अभी भी गुरुकुल और मंदिरों में भारतीय एजुकेशन सिस्टम सेंटर्स थे, जो उस समय हजारों वर्षों पुरानी विद्या की मसाल को संभाल के रखे हुए थे। हालांकि ये गुरुकुल गणित, विज्ञान और आधुनिक ज्ञान के अभाव में कहीं ना कहीं पीछे रह गए थे, पर गांव के लोग फिर भी सामान्य रूप से शिक्षित और संस्कारी हुआ करते थे। अपना सामान्य अध्ययन, व्यापारिक गुणाभाग, धार्मिक ग्रंथों का पाठन वाचन उनके जीवन का अब भी एक बड़ा भाग था। अब इस परिदृश्य में एंट्री होती है थॉमस बेबिंगटन अकालोड मैकाले की, और वो कहते हैं कि हम इन तुच्छ असभ्य जंगलियों का उद्धार करेंगे और इन्हें पश्चिम का साइंस एंड रीजन बेस्ड एजुकेशन देंगे। परिणाम स्वरूप 1835 में मैकाले मिनट डॉक्ट्रिन और इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसने इंग्लिश भाषा के अलावा कोई और भाषा जानने वालों को रातों रात अशिक्षित सिद्ध कर दिया। भारत में मिशनरी स्कूल्स की एंट्री हुई, जो यहाँ की सांस्कृतिक जड़ों को खोखला करने लगे और भारतीय लोगों का आत्मविश्वास और अपनी शिक्षा पद्धति पर विश्वास दोनों ही समाप्त होने लगे। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग क्लर्क, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ और सिस्टम में जगह देखते और बाकी लड़ते अपना देश बनाने के लिए।
क्लर्क और काले अंग्रेज की मानसिकता वाला भारत विज्ञान के लिए वैसे भी बहुत कुछ नहीं कर सकता था, पर उस समय में भी भारत के कुछ साइंटिस्ट ने साइंस एंड रिसर्च का काम किया। जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, प्रफुल्ल रे, रामानुज, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर उनमें से कुछ बड़े नाम हैं। एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ देम कि आर्यभट्ट, वराहमिहिर की उस परंपरा को विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा और सतीश धवन जैसे अन्य साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस ने जिंदा रखा। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत दूर जा चुका है और वो बाजी भी भारत के हाथ से निकल चुकी है, पर अब हम जी रहे हैं इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के युग में, और इसमें भारत कैसे विश्व गुरु बन सकता है, इसकी चर्चा करते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चाहता हूं विदा। मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं द शिवाजी शो। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।